क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त यह क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा, कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ इंटीग्रेशंस पहले से सीख लें तो काफ़ी अच्छा होगा, आसान होगा। और इसीलिए मैंने टेबल बना करके यहाँ पर आपके लिए कुछ इंटीग्रेशंस लिख दिए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेंट्स हैं साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और साथ ही साथ उसके लिमिट्स लिखे हुए हैं। आपका 0 से t/2 तक, t/2 से t तक, 0 से t तक, t/4 से 3t/4 तक। इसका यूज काफ़ी होने वाला है पूरे चैप्टर में। हर चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। अगर हम सिस्टम को एडप्ट कर लें, तरीके को सीख लें, तो वो चैप्टर में प्रोसीड करना, उस चैप्टर को डिस्कस करना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट और आसान हो जाता है। फिजिक्स यूँ तो सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक ना हों, अगर हम सिस्टम को एडप्ट ना कर पाएँ, तो ऐसे केस में हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर हर चीज़ें एक से दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और यही लिंक जो है कभी कभी मिसिंग हो जाए तो कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। रही बात, ये इंटीग्रेशंस आपको पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे और जितनी बार आएंगे आपको अगर हर बार इंटीग्रेशन वो करना पड़ा तो इंटीग्रेशन करना ही आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। और चूँकि ज़्यादा समय लगने लगेगा तो चीज़ें आपको बोरिंग लगने लगेंगी, हो सकता है कि कठिन भी लगने लगे। तो उसके लिए आप भी एक काम करें, इस तरह का एक टेबल बना लें। ये टेबल फिर से ध्यान से देख लें और इस टेबल के वैल्यूज एक वीडियो में मैंने इंटीग्रेट करके सबको दिखाया है, वो आप देख लेंगे किस तरह से इंटीग्रेशन होता है। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको हम डायरेक्टली जहाँ भी ये इंटीग्रेशन आए, इस लिमिट के अंदर आए, हम पुट कर सकते हैं और तब हमारा कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि सर ये तो एक तरह से लर्निंग हो गया, रटना हो गया। नहीं, ये लर्निंग या रटना नहीं हुआ, ये हम अपने सिस्टम को, अपने स्टडी को बूस्टअप करने के लिए, स्पीडअप करने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन ये सब अलग से आपको करके देख लेना चाहिए। आप जब कर लेंगे इंटीग्रेशन तभी आपको रिलेशन में फेथ होगा और कोई चीज़ तब तक याद नहीं होगा जब तक आपको उसके ऊपर पूरी तरह से फेथ नहीं है। एसी के पहले आपने डीसी, डायरेक्ट करंट को पढ़ा। डायरेक्ट करंट के केस में सिर्फ एक ही वैल्यू की बात करते थे, वो वैल्यू आपका कांस्टेंट वैल्यू था। अभी अगर एसी की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में 4 डिफरेंट वैल्यू होंगे, जिसमें पहला है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसका एक्सप्रेशन I = I0 sin ओमेगा टी है। दूसरा जहाँ पर पिक वैल्यू है, जो I0 आपने लिखा है वो पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसी तरह से तीसरा वैल्यू इसमें आएगा मीन या एवरेज वैल्यू, जिसका एक्सप्रेशन I average = 2I0/π, जो कि 2/π को अगर सॉल्व कर देंगे तो 0.637 I0 आएगा। अगला है रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू, वो I0/√2, अगर √2 का वैल्यू दे करके डिवाइड कर दें तो 0.707 I0 आएगा। ये जो वैल्यूज हैं, ओके, ये 4 डिफरेंट वैल्यू, जिसमें ये एक्सप्रेशन तो वेल नोन है, लेकिन ये मीन वाला जो एक्सप्रेशन है या रूट मीन स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। जो डेफिनेशन दिया है, दैट स्टडी करंट विच सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए रजिस्टर इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में भी आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। एज मच सेंड बाय एसी इन सेम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर इसका एक्सप्रेशन चाहिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का, तो एक डीसी सर्किट लेना होगा। सर्किट में हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक रजिस्टर है और उसके साथ एक डीसी का सोर्स कनेक्टेड है। जो सेल होता है या बैटरी होता है वो डीसी का सोर्स होता है।
एक एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव। ओके, करंट इसमें जा रहा है I, और ये रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो बेसिकली एक कांस्टेंट नेचर का करंट होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर यहाँ से हम Q लिखें तो हम लिख सकते हैं I इंटू टी। अगर हम Q DC लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट जो चार्ज भेज रहा है उसको, तो I को आप I एवरेज लिख दीजिए और T को हाफ साइकिल का टाइम मतलब T/2। यहाँ पर इंसिस्ट किया गया है हाफ साइकिल, और उसमें भी इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ऐसा क्यों बोला है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। नेक्स्ट आप सर्किट ले लीजिए, सेम सर्किट, बस उसमें करना क्या है, आपको रिप्लेस कर देना है जो आपने DC का सोर्स लिया था उसके साथ AC का सोर्स। AC का सोर्स इस एक सर्कल के अंदर वेव देते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल नहीं देते क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद अपना डायरेक्शन AC चेंज करता है। ओके, अभी यहाँ पर जो करंट होगा इसका नेचर अलग होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, ये कांस्टेंट करंट नहीं होगा। और इंस्टेंटेनियस करंट के केस में करंट जो होता है वो dQ/dt होता है, ये I। यानी आपके पास dQ इज इक्वल टू मिल जाएगा I इंटू dt। जहाँ पर I जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसको लिख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर dQ इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। ये एक्सप्रेशन ही बताता है कि आपको अब इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, यानी आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ dQ का इंटीग्रेशन और इस तरफ I0 साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। लिमिट की बात करें, हाफ साइकिल के लिए अगर लिमिट लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक वेव बना लें जो AC का है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है चेंज हो रहा है इस तरह से, तो इस चेंज को अगर हम यहाँ पर दिखा लें तो हमारे पास ये टाइम जो है T होगा, इसी तरह से ये टाइम आपके पास 2T हो जाएगा। T और 0 के बीच का टाइम T/2 होगा, जो लिमिट की बात कर रहे थे। और अगर हम 0 और T/2 के बीच की टाइम की बात करें तो यहाँ पर T/4 होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर टाइम मार्क करना चाहें तो ये टाइम आपको 3T/4 होगा। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इस तरफ आपने I को लिया और इस तरफ टाइम को लिया, आपको इस तरह का वेव मिला, साइन का वेव हमने मार्क करके रखा है पॉइंट। हाफ साइकिल की बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये स्टार्ट हो रहा है आपको 0 से लेकर के T तक, यानी इस तरफ इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा। और अभी जो चार्ज सेंड कर रहे हैं, AC सेंड कर रहा है, तो ये लिमिट QAC हो जाएगा। इधर के इंटीग्रेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इधर आपने सीधे सीधी QAC लिख लिया। ओके, इधर I0 कांस्टेंट है, पिक वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का कांस्टेंट होता है, पिक मैक्सिमम एक कांस्टेंट ही होंगे, और इसीलिए हम I0 को बाहर कर लिए। अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, और लिमिट था 0 से T/2, 0 से T/2 तक। ओके, अभी अगर हम 0 से T/2 तक के हाफ साइकिल के लिमिट की बात कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन आपको टेबल में दिखाया हुआ था, आप चाहेंगे तो करके देख लेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी अगर डेरिवेशन की बात है तो मार्क्स वहाँ कट नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसके इंटीग्रेशन के वैल्यू को लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन आपका जो आया था वो T/π आया था। ओके, अभी ये QAC हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है। ओके, तो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन आपको QDC इज इक्वल टू QAC, मतलब I एवरेज इंटू T/2 इज इक्वल टू QAC मतलब I0 इंटू T/π। T कैंसिल कर लीजिए, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो I एवरेज इज इक्वल टू
2I0/पाई आ जाएगा और पाई का वैल्यू लेकर के अगर डिवाइड कर दें तो 0.637 इंटू I0 आ जाएगा। बड़ी आसानी से ये रिजल्ट आ गया एवरेज वैल्यू का। इसी में अगर हम इंटीग्रेशन करते तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता और इस वजह से हो सकता है कि आपका स्पीड कम हो जाता। इसीलिए मैंने बोला कि सारे इंटीग्रेशन को टेबल में रख लीजिए और कोशिश कीजिए अगर याद रहे तो, और नहीं तो टेबल तो रेफ़र कर ही सकते हैं। इससे आपको डेरिवेशंस एंड डिस्कशन काफ़ी आसान हो जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी और आगे की बात करें। हाँ, अब अगर हम अगले हाफ साइकिल की बात करें, अगले हाफ साइकिल मतलब देखिए, आप बोलेंगे सर अगला हाफ साइकिल, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था। डेफिनेशन में हाफ साइकिल की बात करता है। अगर हम यहाँ पर T/2 से लेकर के T तक भी चलें तब भी वो हाफ साइकिल ही होगा। तो अगर वहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे तो अभी हमारा लिमिट जो होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको इस लिमिट में मिले, तो वैसे केस में यहाँ पर अगर हमने T/2 से लेकर के T तक का इंटीग्रेशन किया, आप इंटीग्रेट करके देख लोगे यहाँ नेगेटिव आएगा। ओके, और यहाँ नेगेटिव आने का मतलब यहाँ नेगेटिव मतलब ये वैल्यूज नेगेटिव। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइड का मीन ले रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर्स नेगेटिव में हो तो ऑब्वियस है कि हमारा एवरेज भी है, मीन भी नेगेटिव ही आएगा। नंबर्स पॉजिटिव है तो एवरेज पॉजिटिव आएगा। तो इधर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात कर रहे हैं कि मीन वैल्यू डिफाइंड है और आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में मीन डिफाइंड है। अब यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिला इसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ नेगेटिव आया। हाँ, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि अगर हाफ साइकिल की ही बात कर रहे थे तो देखिए हम यहाँ से अगर यहाँ तक चले, ओके, मतलब T/4 से लेकर के 3T/4 तक चले, तब भी जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा, वो आपको T/2 ही होगा। ओके, मतलब ये भी तो हाफ साइकिल है। इसमें क्या होगा, तो अब आप एक काम करें, लिमिट को चेंज करके देख लें। आपको एक लिमिट 3T/4 रखना है और एक लिमिट आपको T/4 रखना है। अगर ये लिमिट पुट किए तो पुट करने के बाद से आप देखिए क्या होगा रिजल्ट। ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। वहाँ रिजल्ट लिखा भी हुआ था। अगर ये इंटीग्रेशन 0 आ जाता है तो वैसे केस में ऑब्वियस है कि आपका आई एवरेज भी 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि 0 क्यों आया, तो 0 क्यों आया इसका आंसर आप ही कर सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है, तो दोनों का एवरेज ओके आपको 0 मिलेगा। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के साथ ये डिफ़िकल्टी है कि अगर मीन वैल्यू पे हम ऐसी की बात करेंगे तो रिजल्ट सर्टेन ड्यूरेशन के बाद 0 आएगा। अगर हम फुल साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल मतलब हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे फुल साइकिल यहाँ तक होगा और इस फुल साइकिल मतलब जो टाइम लिमिट होगा 0 से T हो जाएगा। और अगर हम 0 से T तक की बात करें वंस अगेन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 लिमिट ले लिया और यहाँ T 0 से T sin ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन 0 ही होगा, यानी QAC भी आपका 0 हो जाएगा। मीन्स आपको आई एवरेज 0 होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे ही डिफाइंड है, वो भी इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ऐसा नहीं कि हाफ ऑफ द पॉजिटिव ले लिया, हाफ ऑफ द नेगेटिव ले लिया और आपने बोल दिया कि नहीं हाफ साइकिल, उसमें भी आपने करके देखा कि 0 आ गया है। तो कई बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट ड्यूरिंग फुल साइकिल ऑफ AC एवरेज वैल्यू इज 0। आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। ओके, ये बातें आपको एवरेज के बारे में हो रही हैं। अच्छा, अभी तक हमने करंट की बात की है, थोड़ी सी बात और भी आगे कर लेते हैं। आपको याद होगा कि आपने करंट का एक्सप्रेशन लिखा था अभी, आई एवरेज वहाँ भी लिखा हुआ है। जो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर दिखाया वही एक्सप्रेशन डेराइव करके भी दिखा दिया। तो अगर आप यहाँ पर आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई इज इक्वल टू 0.637 I0 लिखते हैं,
एक काम करें, दोनों साइड आप r से मल्टीप्लाई कर दें, क्या फ़ायदा होगा पता चल जाएगा। यहाँ पर 2i0 इंटू आर बाई पाई इज इक्वल टू 0.637 i0 इंटू आर। हाँ, ये जो पिक वैल्यू आपने लिख के रखा है I0, ये आपको एक्चुअली E0 बाई आर होता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो E0 इंटू आर जो है वो आपको I0 इंटू आर जो है वो आपको E0 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर E0, यहाँ पर भी उसी तरह से 2E0 बाई पाई, और अगर I एवरेज इंटू आर करते हैं तो ये E एवरेज होगा। हाँ, सिंबल्स में हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि सर आपने स्पेशल E नोटेशन यूज़ किया है, NCERT बुक ने इसके लिए भी नोटेशन यूज़ किया है। नोटेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि भी से हम लोग जनरली जो वोल्टेज है उसको डिनोट किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किए थे, और AC या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आने के बाद से ये इंड्यूस्ड EMF होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, इसीलिए थोड़े सिंबल्स अलग होंगे तो हमको कन्फ्यूजन या क्योस में कमी होगी। खैर, आप ऐसा जो सिंबल आपको सूट करे वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। चलिए, मीन वैल्यू के डिस्कशन के बाद अब एक डिस्कशन और भी कर लेते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब RMS वैल्यू। अभी बात ही किए थे RMS का, है ना। ये आपको IRMS का जो एक्सप्रेशन था वो I0 बाय √2 जो कि 0.707 I0 था। ओके, अब ये कहाँ से आया, ये कैसे आया? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन के साथ मूव करते हैं, और डेफिनेशन के साथ मूव करने के बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। ऐसे RMS टर्म आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, ऐसा इसलिए मेरा कहना है क्योंकि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 11th में रूट मीन स्क्वायर टर्म पढ़ चुके हैं। ओके, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, ओके, इट इज़ दैट स्टडी करेंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर हीट पे इंसिस्ट किया जा रहा है, जबकि पिछले केस में, एवरेज वाले केस में, चार्ज पे इंसिस्ट किया गया था। ओके, तो इस बात को ध्यान दें। सबसे पहले तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता अगर हम एवरेज को लेकर के चलते, क्या समस्याएं आती अगर हम एवरेज पे ही सारा डिस्कशन रख देते, एवरेज पे ही सारा मेजरमेंट रख देते, एवरेज पे ही सारा कैलकुलेशन रख देते। देखिए, ऐसा है कि फुल साइकिल ओके में AC का वैल्यू आप एवरेज देख रहे हैं 0 हो रहा है। अच्छा, AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो टाइम पीरियड अगर निकालें तो आपके पास 1/50 मतलब 0.02 सेकंड के बाद AC का साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड में 50 टाइम्स AC अपना साइकिल कंप्लीट करता है। इसी तरह से 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे केस में 3000 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। इस तरह से 1 आवर 1 डे में भी देखेंगे कि साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एट द एंड ऑफ दी मंथ भी अगर आप साइकिल की बात करेंगे तो आपको कंप्लीट साइकिल मिलेगा। और ऐसे केस में आप क्लेम कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC यूज्ड बाय यू एट द एंड ऑफ एनी ड्यूरेशन इज 0। तो वैसे केस में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाना है, ये तो काफ़ी इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। या तो फिजिक्स वाले अक्सर ये क्लेम करेंगे कि फिजिक्स का बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस लिए, एवरेज तो 0 आ रहा है। ओके, इससे बचने के लिए एक नया इफ़ेक्टिव वर्चुअल या नेट वैल्यू की बात करेंगे, जिस पे AC का सब कैलकुलेशन और रेटिंग डिपेंड करता है, वो है आपको RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू में हिट की बात की गई है। देखिए, हिट की बात अगर करेंगे तो आपके पास H का जो फॉर्मूला होता है वो I²R × T होता है। जैसे कि आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू H/T, तो H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पावर I² R × T हो गया। इसमें I का स्क्वायर हुआ है। अगर यहाँ पर I आपका पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव होगा ही,
नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे केस में करंट आपको पॉजिटिव वाला पास हो या नेगेटिव सेगमेंट वाला पास हो, आपका हीट जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इसी हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हीट एनर्जी को कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहा है। हमने एक डीसी सर्किट ले लिया जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर एच डीसी लिखें तो हम यहाँ आई स्क्वायर आर इंटू टी, हाँ टी में कोई भी टाइम ले सकते हैं। टाइम का आपको यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है, एनी टाइम बोल रहा है डेफिनेशन में, तो एनी टाइम चलिए सबसे आसान रहेगा, हम अगर कैपिटल टी ले लें तो इंटीग्रेशन भी आपको, तो ये आपको डीसी का हो गया। अच्छा, एसी में चूँकि करंट इंस्टेंटेनियस है तो पावर भी इंस्टेंटेनियस होगा, वो बेसिकली डी एच बाय डी टी होगा। डी डब्ल्यू बाई डी टी होना चाहिए, यहाँ वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हीटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, रजिस्टर की बात कर रहे हैं ऐसे केस में। ओके, अभी ऐसे केस में हमारे पास डी एच का जो एक्सप्रेशन होगा वो आपको हो जाएगा पी इंटू डी टी, और जैसा कि विदित है पी आपको आई स्क्वायर आर इंटू डी टी होगा। अभी तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने वो कर लिया, वैल्यू पुट करने की बात आएगी यहाँ भी। इसको हम डी एच के वैल्यू को लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना, जहाँ पर ये इसका स्क्वायर होगा आर डी टी। और अगर हम लिखना चाहें यहाँ तो क्या लिखेंगे, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट का तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक टर्म आपके पास आर रहेगा इंटू डी टी। ओके, चलिए अब इंटीग्रेशन की बात करें। लेफ्ट हैंड साइड आपका इंटीग्रेशन होगा डी एच का, और इस तरफ इंटीग्रेशन होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। लिमिट की बात करें, यहाँ पर फुल साइकिल की बात की गई है तो हम पूरा टाइम ले लेते हैं, मतलब 0 से लेकर के टी तक, और यहाँ पर 0 से लेकर के एच ए सी तक। ओके, अभी आपको इंटीग्रेशन के लिए बाहर निकालना होगा कांस्टेंट जो है। रेजिस्टेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। आई नॉट स्क्वायर को भी बाहर निकाल लीजिए, इधर के इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ये सीधे एच ए सी हो जाएगा। इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर इंटू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी टी 0 से लेकर के टी तक। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से वापस या तो अभी पूरा डेराइव कीजिए, और नहीं तो टेबल देख लीजिए, उस टेबल में आपने ऑलरेडी सारे डेटा को कलेक्ट करके रखा है, डायरेक्ट इसको पुट कर लीजिए, आपके लिए आसान भी रहेगा। तो ये हो गया आई नॉट आर इंटू इसका इंटीग्रेशन जो आया था वो आपको टी बाय 2 था। अब देखिए ये एच ए सी का वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और इसको लेने के बाद आप एक काम कर लीजिए, बाय डेफिनेशन साफ बोला था कि एच डी सी जो होगा उतना ही एच ए सी होगा, और एच डी सी के जगह हमने लिख लिया कितना, आई स्क्वायर आर इंटू टी। हाँ, ये जो कांस्टेंट करंट है इसका नाम हम लोग आर एम एस देंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आपको आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट, इस ऐसी की बात अभी निकाले हैं तो आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। ओके, यहाँ से जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लिया आर और टी को, तो आपके पास रिजल्ट है आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, एंड अगर हमने स्क्वायर दोनों जगह से हटा दिया तो रूट आ जाएगा, यहाँ आई नॉट का स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, और ये रूट 2 अगर वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पर आपने तो ये 0.707 आई नॉट एक्सप्रेशन आपके सामने है। ओके, सो काफ़ी आसानी से आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे अगर आप सिंपल कुछ इंटीग्रेशंस याद कर लें। हाँ, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर
एक बात तो ये है कि आपने एनी टाइम की बात की है, यानी किसी भी टाइम हम IRMS निकालें वो सेम ही होगा। चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप अगर समझते हैं कि नहीं हमको टाइम पूरा नहीं लेना है, पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक का T नहीं लेना है, हमको T/2 तक में ही काम चलाना है, ओके वेल आप वहीं तक के इंटीग्रेशन की बात कीजिए, T/2 तक का ही टाइम लीजिए, है ना। अगर आप T/2 भी लेंगे तब भी यहाँ पर आप T/2 करेंगे, ओके यहाँ पर आप T/2 करेंगे और इसका इंटीग्रेशन आप टेबल में फिर से वापस देख लीजिए। अगर उसके इंटीग्रेशन को आपने टेबल में वापस देख लिया तो ये T/4 आएगा, ओके। इस तरफ आपको IRMS R इंटू IRMS स्क्वायर R इंटू T/4 और इस तरफ जो रिजल्ट आया वो भी ध्यान दें, ये I0 का स्क्वायर, ओके R इंटू वहाँ T/2 था, यहाँ T/2 होगा और यहाँ T/4। चेक कर लीजिए यहाँ से आपके पास फिर IRMS का वैल्यू I0/√2 आता है कि नहीं, ओके। सो यहाँ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव साइकिल की बात करें, ठीक है, T/2 से लेकर के T तक की बात कर लें, अगर ऐसा करना चाहें तो यहाँ पर भी आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा वो T/2 का ही मिलेगा। तो यहाँ पर तो टाइम T/2 पुट कर लिया और यहाँ पर आप फिर लिमिट चेंज कर लीजिए। लिमिट आप क्या कर लीजिएगा, T/2 से लेकर के T तक। इसका इंटीग्रेशन भी आप टेबल में देख लीजिए, T/4 आया है, ओके और पॉजिटिव में आया है। तो आपको फिर से IRMS I0/√2, ये नेगेटिव में नहीं आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो हर वक्त आपको ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल और सर्टेन ड्यूरेशन, आप पूरे टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको इफ़ेक्टिव या वर्चुअल या नेट वैल्यू भी कहा जाता है, ओके। तो ये हो गई RMS की बात। हाँ, रूट मीन स्क्वायर के ही बेस्ड पे सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए किसी बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा है, मतलब वो 220 वोल्ट पीक वैल्यू नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू नहीं है, वो बेसिकली आपको RMS वैल्यू है। यही मान करके कैलकुलेशन करेंगे। कहीं 110-60 हर्ट्ज लिखा हुआ है, जैसे जितने भी फॉरेन कंट्री में है AC सप्लाई, वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज लिखता है। तो वैसे केस में उसका RMS वैल्यू जो हो गया आपको 110 वोल्ट हुआ। गणना कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंगली कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ भी आपको IRMS मिल चुका है, आप यहाँ से चाहें तो आप ERMS के लिए भी जा सकते हैं। जैसे IRMS का एक्सप्रेशन जो है वो साफ है, I0/√2 = 0.707 I0। देखिए R से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आपके पास क्या मिलेगा, I0 × R/√2 = 0.707 I0 × R। और I0 × R वहाँ से दिखा था, वो आपको E0, तो ये तो हो गया E0/√2, ये हो गया 0.707 E0, और ये ERMS या बुक के हिसाब से कहें तो VRMS आपको मिल गया, ओके। ये सब वैल्यूज मिलने के बाद अब एक काम और होगा कि हम कंपेयर कर लें सभी वैल्यूज़ को। तो कंपेयर करने में फिर से वापस हमको वही ग्राफ का हेल्प लेना चाहिए जो ऊपर ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम करके बना लेते हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा जूम करके बनाएं तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस एक्सिस में आपने टाइम रखा और इस एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट से समझ ले, वोल्टेज भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टॉप जो है, पीक जो है, वो बेसिकली I0 है। अगर उसके हाफ करते तो 0.5 I0 होता है, लेकिन एवरेज की बात कर रहे हैं वो 0.637 था, यानी इससे थोड़ा ऊपर आपको I एवरेज होगा, ओके।
ये आई एवरेज का मार्किंग होगा। और अगर हम देखें आरएमएस की, तो आरएमएस उससे भी थोड़ा ऊपर, ये 0.637 था। आरएमएस जो है उससे भी थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर दिखाना होगा, ये 0.707। ओके, ये आपको आई आरएमएस हो गया। अब ग्राफ में साफ दिख रहा है कि आई नोट जो है वो सबसे बड़ा है, आई आरएमएस उससे छोटा है, और आई एवरेज सबसे छोटा है अगर तीन क्वांटिटी के कंपैरिजन की बात हो तो। इसी तरह से आप ई के लिए भी लिख सकते हैं, ई नोट सबसे बड़ा होगा, ई आरएमएस उससे छोटा होगा, और ई एवरेज सबसे छोटा होगा अगर तीन के कंपैरिजन की बात करें तो होप आपको काफ़ी आसानी से आरएमएस और एवरेज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगले कुछ क्लासेस के जो बात हैं वो सीरीज में चलेंगे, एक एक करके आप सभी वीडियो देखते जाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट एसी का आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।